everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is equilibrium shape of nanometric crystal, which is taken from MSc Chemistry and the subject is nanochemistry and computer programming. आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक क्रिस्टल, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस कि हमको पढ़ना क्या है। तो हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, वुल्फ कंस्ट्रक्शन, इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक क्रिस्टल, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर एंड फेज डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ वुल्फ पॉलीहेड्रॉन, टोटल सरफेस एनर्जी, इक्विलिब्रियम शेप ऑफ सपोर्टेड क्रिस्टल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक क्रिस्टल, वो एमएससी केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, ठीक है। जिसमें हम डिस्कस करेंगे नैनोमेट्रिक क्रिस्टल के इक्विलिब्रियम शेप के बारे में। जिसके लिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि इसका जो प्रीवियस वाला वीडियो था ना, इक्विलिब्रियम शेप ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल, अगर आप उसको नहीं देखे ना तो उसको देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 2 पेज मैं बताऊँगी ना, वो उसी से पूरा मिलता जुलता है। मिलता जुलता मतलब वही है, ठीक है। वहाँ पे भी वुल्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया। इट मीन्स वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम शेप ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल है ना, हम उसको मेजर करते हैं वुल्फ कंस्ट्रक्शन से, जिसको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक क्रिस्टल। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और भी नैनो केमिस्ट्री की जो वीडियोज़ है ना, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि अगर सीक्वेंस से आप देखेंगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक क्रिस्टल जो है, उसमें क्या बोलता है कि शेप जो होता है क्रिस्टल का, वो डिपेंड करता है ग्रोथ कंडीशन पे, ठीक है। जैसे कि वो जो है ना, वो इक्विलिब्रियम से थोड़ा अलग होता है, इसीलिए इसका रीज़न यूनिक नहीं है। और कुछ कंडीशंस जो होती है थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में, उसमें क्रिस्टल का शेप यूनिक होता है। इट मीन्स कहने का ये मतलब है, जनरली जो क्रिस्टल का शेप है ना, वो अलग होता है, लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल का शेप यूनिक होता है। ये रिजल्ट ऑब्टेन किया था वुल्फ ने बहुत सेंचुरी पहले, और उसी के लिए उसने एक इक्वेशन दिया था। यही वाले इक्वेशन को मैंने प्रीवियस में आपको बताया है, आप उसको और अच्छे से देख सकते हैं। जो कि होता है ES इज इक्वल्स टू समेशन आई गामा आई ए आई। आई जो है वो डिफरेंट फेसेट है एरिया AI के साथ, गामा आई है स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी। वहाँ पे इस चीज़ का बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। वुल्फ ने ये बताया था कि मिनिमम एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है एक पॉलीहेड्रॉन के लिए, जिसमें सेंट्रल डिस्टेंस HI होता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है उसके सरफेस एनर्जी गामा आई से। इसी को वुल्फ थ्योरम बोलते हैं। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है ना कि जितना क्या होगा, सरफेस एनर्जी कम होती है ना, क्रिस्टल का शेप जो है वो उतना ही अच्छे से बनता है। इस थ्योरी को यूज़ करके हम सरफेस एनर्जी के डिपेंडेंस को ओरिएंटेशन में अगर हम पता कर लेंगे तो ईजिली हम क्रिस्टल के इक्विलिब्रियम शेप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फिर से मैं वही बोलूँगी कि ये वाला जो है ना, इसको मैं उतने अच्छे से यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सेम मैंने टॉपिक को प्रीवियस वाले वीडियो पे बताया है, ठीक है। लेकिन वही है कि जब हम इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक क्रिस्टल लिखते हैं ना, तो पहले मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें नैनोमेट्रिक क्रिस्टल के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो इक्विलिब्रियम शेप ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल था, उसमें वुल्फ कंस्ट्रक्शन जो था ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पे इस क्रिस्टल का उसने फॉर्मेशन किया था और उसी को नाम दिया था वुल्फ पॉलीहेड्रॉन। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे समझने को नहीं है, बस आप यहाँ पे वुल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम शेप ऑफ क्रिस्टल, ये मतलब वुल्फ ने इसको बनाया था, इस क्रिस्टल के इक्विलिब्रियम शेप को। इसमें O जो होता है वो सेंटर होता है और हेक्सागोन इसमें प्रेजेंट है। ये जो हेक्सागोन है ना, ये क्रिस्टल के इक्विलिब्रियम शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही है वुल्फ पॉलीहेड्रॉन। तो सबसे पहले जब भी नैनोमेट्रिक क्रिस्टल के इक्विलिब्रियम शेप को पूछेगा ना, तो पहले आपको मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के इक्विलिब्रियम शेप को बताना है, उसके बाद ही आगे नैनोमेट्रिक क्रिस्टल को बताना है। नेक्स्ट जैसे दिया हुआ इक्विलिब्रियम शेप ऑफ नैनोमेट्रिक क्रिस्टल, तो वुल्फ थ्योरम अभी मैंने बताया किसके लिए था, मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के लिए था। तो नैनोमेट्रिक क्रिस्टल के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन किए गए थे बहुत सालों तक, ठीक है। फिर 4 मेन टाइप के शेप्स जो थे वो बने थे FCC के लिए, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक मेटल के लिए। तो ये जो 4 जो थे ना, ये 4 मेन फॉर्म हुए थे। एक था ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, और सेकेंड है क्यूबो ऑक्टाहेड्रॉन, थर्ड है आइकोजाहेड्रॉन, एंड फोर्थ होता है यहाँ पे ट्रंकेटेड
सेपरेटेड डेकाहेड्रॉन, ठीक है। इसमें ये होता है 201 एटम्स के साथ, ये होता है 147 एटम्स के साथ, ये भी 147 एटम्स के साथ, ये 146 एटम्स के साथ। इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये थोड़ा सा ऐसे ही बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख दी हूँ कि इसमें कौन कौन सा शेप है। तो एक 6 है और एक कौन सा है 4 साइड वाला है, इसमें एक 3 साइड वाला है, एक 4 साइड वाला है, इसमें 3 साइड वाले मिलके बना है, और इसमें एक 10 साइड वाला डेकाहेड्रॉन है ना, तो 10 साइड वाला है, और एक क्या है 3 साइड वाला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब हुई थी ना नैनोमेट्रिक क्रिस्टल की, तो सबसे पहले ये 4 जो थे ना उनको डिस्कवर किया गया था, फिर फर्दर स्टडी इन चारों के बारे में ही की गई थी। फिर हम उनके कुछ स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे जो देखा नैनोमेट्रिक क्रिस्टल के जो 4 शेप थे ना, उसमें स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो बहुत बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद हमको पता चला था कि जो आइकोसाहेड्रन है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, क्योंकि उसका साइज़ जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और इसी रिजल्ट के कारण हम ईज़िली समझ सकते हैं कि ये इसलिए समझ सकते हैं ना क्योंकि वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसका मोस्ट कॉम्पैक्ट शेप होता है। वो मैक्सिमाइज़ करता है बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है, जिसके वजह से उसका शेप जो होता है ना वो स्पेरिकल के एकदम पास होता है, ठीक है। और अगर लोअर सरफेस एनर्जी होती है तो ये क्रिस्टल नहीं होता। पहली बात तो यहाँ बोल रहा है कि आइकोसाहेड्रॉन जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बढ़ते जाती है, तो वो क्या करता है धीरे धीरे स्पेरिकल शेप लेने लगता है। तो एक जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है शार्प एजेस होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे स्पेरिकल शेप लेने लगेगा, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए ना इसको एक्सटेंड नहीं किए थे मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल, मतलब इसीलिए इसको माना नहीं गया था मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल। अब वैसे यहाँ पे दिया आइकोसाहेड्रॉन में जो सेंट्रल एटम्स जो होते हैं उनका हाई डिग्री ऑफ कंप्रेशन होता है, वहीं जो सरफेस एटम होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। तो वही अगर आइकोसाहेड्रॉन को अगर हम ग्रो करते हैं तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है टू लार्ज होती है नॉर्मल के कंपैरिजन में। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स आइकोसाहेड्रॉन जो होता है ना उसका उसका जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाई कंप्रेशन होता है, बाहर वाले एटम जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है वो इंक्रीज़ होगा, कॉम्पैक्टनेस जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से जो ऐसा स्ट्रक्चर है ना वो धीरे धीरे सर्कल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इसीलिए इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है कि बियॉन्ड अ सर्टेन साइज इक्विलिब्रियम शेप चेंजेस फ्रॉम, वही चीज़ कि आइकोसाहेड्रॉन जो है वो किस में चेंज होने लगता है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में चेंज होने लगता है। क्यूबो ऑक्टाहेड्रॉन हमेशा लेस स्टेबल होता है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन से, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि ये जो ट्रांजिशन होता है ना नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एफसीसी स्ट्रक्चर में, जैसे बोला आइकोसाहेड्रॉन नॉन क्रिस्टलाइन हुआ ना यहाँ पे, तो मैंने बताया कि वो धीरे धीरे स्पेयर में चेंज हो रहा है, तो आइकोसाहेड्रॉन से वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन में। तो वही बोल रहा है कि ये जो ट्रांजिशन होता है नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एफसीसी स्ट्रक्चर में, ये अलग अलग साइज पे होता है, ये मेटल पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल में दिया है कि 200 से कम एटम्स लगते हैं गोल्ड के लिए एंड 3000 एटम्स अप्रॉक्स लगते हैं कॉपर के लिए। तो ये जो कैलकुलेटेड साइज़ होता है ना क्लोज्ड शेल पॉलीहेड्रा के लिए के करस्पॉन्ड, मतलब कि वहाँ पे कोई वैकेंसीज ना होना और कोई भी सरफेस पे एटम ना होना, तो ये जो क्लोज्ड शेल होता है जिसको अभी मैं आगे बताऊंगी, इसी के कैलकुलेशन को करने के लिए ना एक नंबर को यूज़ करते हैं, उसको मैजिक नंबर बोलते हैं। मैंने बताया मैजिक नंबर, तो इसमें क्या बोल रहा है दिस क्लोज्ड शेल आर ऑब्टेन्ड फॉर वेरी प्रिसाइज नंबर ऑफ एटम्स कॉल्ड मैजिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो क्लोज्ड शेल ऑब्टेन्ड होते हैं प्रिसाइज नंबर ऑफ एटम्स के लिए उसको मैजिक नंबर बोलते हैं। ये मैजिक नंबर किससे मिलते हुए होते हैं तो क्लस्टर से, जिनकी हायर स्टेबिलिटी होती है नेबरिंग नंबर ऑफ एटम्स के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया गया ना तो उसमें ऑब्जर्वेशन में ऐसा दिखाई दिया गया कि जो स्मॉल मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं उनका शेप जो है ना वो फ्लक्चुएट होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बीच में, ठीक है, और वो कन्वर्ट होते हैं डिसऑर्डर स्ट्रक्चर में। कहने का यहाँ पे मतलब ये है ना कि जो स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना उनका जो शेप होता है वो क्या होता है फ्लक्चुएट होते रहता है और वो कन्वर्ट होता है डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में, तो उसी फिनोमिना को क्वाजी मेल्टिंग बोलते हैं। और ये वेरी स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं ना उसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक। ये हो गया यहाँ पे ना 2 पॉइंट यहाँ पे है, एक है मैजिक नंबर, एक है क्वाजी मेल्टिंग। इसको ना आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कि ये जैनेट मार्क्स ने कैलकुलेट किया था मेटल पार्टिकल की फ्री एनर्जी को, ठीक है, जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे, मॉर्फोलॉजीज थे, और उसने यूज़ किया था कंटिन्यूस मॉडल जो कि मैक्रोस्कोपिक थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़ पे बेस्ड था। और इनके रिजल्ट को यूज़ करके ये सारे ऑथर ने एक प्लॉट को वो किया था, मतलब एक प्लॉट बनाया था जो कि क्या था, फेज डायग्राम था गोल्ड पार्टिकल्स का, ठीक है। इट मीन्स ये सारा ऑब्जर्वेशन किए थे इन लोग, मतलब ये एक जो साइंटिस्ट था ना, उसमें उसने क्या किया था, फ्री एनर्जी मेटल पार्टिकल के फ्री एनर्जी के बारे में कुछ कैलकुलेशंस वगैरह किए थे। और उस कैलकुलेशन का जो जब रिजल्ट आया ना, तो उसने एक प्लॉट बनाया था। वो प्लॉट क्या था, तो वो गोल्ड पार्टिकल का फेज डायग्राम था। इट मीन्स ये ना आप एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हैं, तो अगर एग्जाम्पल करके भी इसको लिखेंगे ना तो ये भी सही होगा। स्ट्रक्चर ये जो है ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है गोल्ड पार्टिकल के फेज डायग्राम का। यहाँ पे ये ग्राफ जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे एस सी मतलब होता है वुल्फ पॉलीहेड्रॉन, ओ एच ऑक्टेट, और ओ डी एच है ना, डी एच डेकाहेड्रॉन, आई कोजाहेड्रॉन, क्यू एम क्वाजी मेल्टिंग, एल जो होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ कंसिडर करते हैं इस ग्राफ में। एक होता है आर जो कि होता है साइज, और एक होता है टी मतलब जो कि होता है टेम्परेचर। तो दोनों का क्या इफेक्ट होता है, तो पहला क्या बोल रहा है, अगर स्मॉलर गोल्ड पार्टिकल्स होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर दोनों क्या होता है, लोअर होता है लार्जर पार्टिकल के कंपैरिजन में। एंड सेकेंड, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो गोल्ड पार्टिकल ट्रांजिशन होता है मोर ऑर्डर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर से लेस ऑर्डर्ड में। इट मीन्स टेम्परेचर को जैसे हम बढ़ाते हैं ना तो उसका डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। इट मीन्स वो मोर ऑर्डर स्ट्रक्चर से कन्वर्ट होने लगता है लेस ऑर्डर स्ट्रक्चर में। तो ये वाला जो ना वो ये वाला जो प्लॉट जो था ना, जो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया था ऑब्जर्व करके, कुछ कैलकुलेशन करके, जिसमें कि उन्होंने गोल्ड पार्टिकल को एग्जाम्पल में कंसिडर किया था। कि जैसे कि हमने देखा कि वेरी स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करते हैं, जो कि क्वाजी मेल्टिंग वाला टर्म था उसको मैंने बताया ना, कि जो वेरी स्मॉल क्लस्टर्स होते हैं उनके क्रिस्टल स्टेबल नहीं होते क्योंकि वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो लार्जर पार्टिकल के लिए थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल स्ट्रक्चर जो है ना वो वुल्फ पॉलीहेड्रॉन ही होता है, ठीक है, जो कि एफसीसी के लिए होता है। और ये जो शेप होता है ये मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के लिए। इट मीन्स जब इन्होंने नैनोमेट्रिक क्रिस्टल का स्टडी करना चालू किया ना, तो पूरा पहले तो उसके बारे में बता दिए कि कौन कौन सा मेन चार शेप होता है। चार शेप होने के बाद फिर उन्होंने गोल्ड को लेकर के उन चारों शेप को कंसिडर किया। तब उन्होंने ये चीज़ देखा ना कि वहाँ पे तो स्टेबिलिटी आ ही नहीं रही है, वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि अपने शेप को क्या कर लेते हैं, बार बार चेंज कर लेते हैं। तो फिर और फर्दर ऑब्जर्वेशन हुआ तो उसमें यही कंक्लूजन निकला कि जो सबसे स्टेबल स्टेट होता है ना वो वुल्फ पॉलीहेड्रॉन होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो वुल्फ पॉलीहेड्रॉन होता है। फिर उन्होंने ये स्ट्रक्चर को कंपोज किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि एम और एन जो है वो लेंथ होता है, E1 और E2 जो है वो एनर्जी होता है। और ये 100 किसके लिए दिया है, तो स्क्वायर फेसेस के लिए दिया है। और ये 101 जो दिया है वो हेक्सागोनल फेसेस के लिए। जैसे अगर इसको कंसिडर करूँगी तो ये हेक्सागोन बन रहा है ना, तो ये हेक्सागोन फेसेस के लिए, और ये जो होता है वो स्क्वायर फेसेस के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे जो स्टेबल सबसे डायग्राम जो होता है ना क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो वुल्फ पॉलीहेड्रॉन का होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है टोटल सरफेस एनर्जी। तो टोटल सरफेस एनर्जी जो होता है ना किसी भी क्रिस्टल का, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ब्रोकन मॉडल से। और ये मॉडल ये जो है ना ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला से जैसे कि मैंने पहले ही बताया एन और एम जो होता है वो लेंथ होता है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एनर्जी हम इस फार्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे ये लेंथ है, ये टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ सरफेस, टोटल सरफेस एनर्जी है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है एन मतलब लेंथ, जैसे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, सरफेस एनर्जी क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एवरेज स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी जो होती है इनफाइनाइट क्रिस्टल की, उसको नॉर्मलाइज करते हैं यूनिटी, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे एवरेज स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी ये फंक्शन होती है, वो उसको कंसिडर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द एजेस फॉर वुल्फ पॉलीहेड्रॉन। स्मॉलर वुल्फ पॉलीहेड्रा एवरेज स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी इज हायर, जस्ट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि मैंने बताया एन क्या है, बढ़ते जा रहा है, तो एनर्जी क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो वही बोल रहा है कि वुल्फ पॉलीहेड्रल जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्पेसिफिक सरफेस एनर्जी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल सरफेस एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आप नॉर्मल लिख दीजिएगा कि ब्रोकन बॉन्ड मॉडल से करते हैं, ये इक्वेशन को यूज़ करते हैं, और ये वाला ही ग्राफ बना दीजिएगा।
लास्ट आता है इक्विलिब्रियम शेप ऑफ सपोर्टेड क्रिस्टल। ये इक्विलिब्रियम शेप ऑफ सपोर्टेड क्रिस्टल में ये सपोर्टेड किससे होता है, सबस्ट्रेट से होता है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या बताता है, यूजुअली हमको ये बताता है कि अगर सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है तो जो स्ट्रक्चर का फाइनल मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है, जिसको जो कि क्या होता है, जिसको बोलते हैं आइडियल फ्री स्टैंडिंग वुल्फ पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपर हेक्सागोनल शेप है वो रिप्रेजेंट करता है वुल्फ पॉलीहेड्रन को, और वुल्फ पॉलीहेड्रन को, और जो ये नीचे वाला जो लोअर रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है सबस्ट्रेट को। और इसमें ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है ना कि ये जो हेक्सागोनल शेप है ना वो किस तरीके से इसके अंदर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। इंटरफेस जो होता है इनके बीच में, क्रिस्टल और सबस्ट्रेट के बीच में जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, और ये डेल एच जो होता है वो हाइट होता है, जो कि क्या बताता है कि वुल्फ पॉलीहेड्रॉन कितना इंटरफेस के अंदर ट्रंकेटेड है, मतलब उसके अंदर कितना गया हुआ है, ठीक है। तो ये है इक्विलिब्रियम शेप ऑफ सपोर्टेड क्रिस्टल का। तो यहाँ पर ना ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लाइक कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप इसमें बता दीजिएगा इंट्रोडक्शन में था इक्विलिब्रियम शेप ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के बारे में, कि उसको किसने बताया था, वुल्फ कंस्ट्रक्शन से पता चला था। फिर नैनोमेट्रिक क्रिस्टल के बारे में पता चला तो 4 से शेप के बारे में स्टडी किए थे, 4 शेप के बारे में स्टडी किए, उसी से एक एग्जाम्पल लिए थे गोल्ड पार्टिकल का जिसका फेस डायग्राम बनाए थे। लेकिन फिर उससे ये भी पता चला कि ये जो फेस डायग्राम से पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो स्टेबल नहीं होते, उनके बीच में फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि उनका पार्टिकल जो होता है ना वो पार्टिकल का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगेन बताना है कि वो स्टेबल नहीं है, लेकिन सबसे स्टेबल कौन सा होता है, जो वुल्फ पॉलीहेड्रॉन होता है वो स्टेबल होता है। फिर उनके टोटल सरफेस एनर्जी का कैलकुलेशन, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम शेप ऑफ सपोर्टेड क्रिस्टल, देन कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो इतना अगर आप सीक्वेंस वाइज अगर एग्जाम में लिख देंगे ना तो इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, और ये प्रॉपर नोट्स भी अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए इतना सफिशिएंट होगा। और अगर PDF के फॉर्म में अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रीवियस जो नैनो केमिस्ट्री के वीडियोस नहीं देखे हैं वो भी आप जा करके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना तो उसमें आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत सारे मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। और अगर आप कोई टॉपिक के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।